हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिस डीडीएस क्लासेस में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे शैक्षिक तकनीक एवं कंप्यूटर और अनुदेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आपके दोस्त हैं जो कि बीएड कर रहे हैं और उनका ये सब्जेक्ट है तो उनको भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी कि इसका लिंक प्रोवाइड करा दूँ पीडीएफ का। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखिए किन किन तरीक़ों से पूछ सकता है और क्या क्या क्वेश्चन मैंने एक साथ इतने सारे क्वेश्चन को, मतलब है एक ही क्वेश्चन, कुछ अलग अलग चीज़ें बस हो सकता है पूछा है। तो क्वेश्चन क्या क्या है देखते हैं। तो फ्लैंडर्स के अंतःक्रिया प्रतिमान के बारे में लिखिए, अथवा पूछ सकता है कि फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली का वर्णन कीजिए, फ्लैंडर के अंतःक्रिया विश्लेषण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या पूछ सकता है फ्लैंडर विधि की सीमाओं की व्याख्या कीजिए। या पूछ सकता है फ्लैंडर्स के अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान का स्वरूप क्या है, विवेचना कीजिए। या पूछ सकता है फ्लैंडर के 10 वर्गों के स्पष्टीकरण को बताइए। तो अगर फ्लैंडर के बारे में आता है, जो फ्लैंडर का अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली जो है, अगर उसके बारे में आता है तो आप इसको ही लिख लीजिएगा, चाहे घुमा फिरा के कुछ भी पूछे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली, ठीक है। अब इसके बारे में जो पहले स्क्रीन पे जैसे जो चीज़ें दिख रही हैं पहले मैं उतना पढ़ देती हूँ, फिर समझाना थोड़ा ज़्यादा आसान होगा, टाइम भी कम लगेगा। तो लिखेंगे आप, डॉक्टर एन.ए. फ्लैंडर ने कक्षा में शाब्दिक व्यवहार पर आधारित एक विशिष्ट प्रणाली विकसित की जो कक्षा के अंतर्गत होने वाली विभिन्न घटनाओं का निरीक्षण क्रमबद्ध रूप से वैज्ञानिक तरीके से करती है। इस प्रणाली को फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली कहते हैं। 1955 से 1960 के मध्य 5 वर्षों तक फ्लैंडर और उनके साथियों ने कक्षा गृहों में होने वाली अध्यापक विद्यार्थी अंतःक्रिया का अध्ययन एवं मूल्यांकन किया। ये अध्ययन तथा मूल्यांकन और उनके निष्कर्ष फ्लैंडर का अंतःक्रिया विश्लेषण के नाम से जाने जाते हैं। फ्लैंडर ने 1960 में इस मनोवैज्ञानिक प्रतिमान यानी मॉडल को विकसित किया। तो सबसे पहले देखिए फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली को समझने से पहले आप पहले अंतःक्रिया जो प्रणाली है उसको समझिए कि वो है क्या। देखिए एक कक्षा में अध्यापक होते हैं, विद्यार्थी होते हैं। तो अध्यापक और विद्यार्थियों के मध्य जो क्रिया चलती है, जैसे अध्यापक कुछ बता रहे हैं, बच्चे कुछ सीख रहे हैं, तो उनके बीच जो क्रिया चल रही होती है इसी को अंतःक्रिया बोलते हैं ना। कक्षागत अंतःक्रिया जो है वो एक अध्यापक और शिक्षक और बच्चों के मध्य चलती रहती है। तो वो भी जो एक अध्यापक और एक विद्यार्थी के मध्य अनुक्रिया चल रही होती है, मतलब अंतःक्रिया चल रही होती है, वो हम कह सकते हैं 2 तरीके से होती है। एक शाब्दिक अंतःक्रिया हो सकती है, यानी अध्यापक कुछ बोल रहे हैं, बच्चे कुछ बता रहे हैं, अध्यापक कुछ पूछ रहे हैं, बच्चे कुछ बता रहे हैं, बच्चे कुछ पूछ रहे हैं, अध्यापक कुछ बता रहे हैं। तो जो अंतःक्रिया चल रही है, मतलब अध्यापक कुछ कह रहे हैं, बच्चे कुछ कह रहे हैं, सुन रहे, मतलब कहीं ना कहीं शब्दों के माध्यम से जो अंतःक्रिया हो रही है अध्यापक और विद्यार्थी के बीच। एक तो ये हो गई। एक जो है अशाब्दिक अंतःक्रिया चलती है, जैसे अध्यापक सर हिला दिया, जैसे कुछ बता रहा है तो बच्चा कुछ बता रहा है तो अध्यापक ने सर हिला दिया। तो एक होता है कि मतलब शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा है लेकिन अंतःक्रिया हो जा रही है, मतलब अध्यापक को जो कहना है वो अध्यापक कह दिया। तो सर हिलाने से जैसे अगर अध्यापक को वहीं पे बोलना होता हाँ तो वो एक शाब्दिक अंतःक्रिया हो जाता, लेकिन अध्यापक ने सर हिला दिया, वो भी मतलब हाँ का इशारा हुआ लेकिन वो अशाब्दिक हो गया। तो जो ये अंतःक्रिया है, तो जो फ्लैंडर थे उन्होंने शाब्दिक व्यवहार पर एक प्रणाली, मतलब जो उन्होंने मतलब ये जो प्रणाली विकसित की अंतःक्रिया वाली, उन्होंने शाब्दिक व्यवहार पर आधारित प्रणाली विकसित की थी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि कक्षा में जो शाब्दिक व्यवहार है उस पर आधारित एक जो है विशिष्ट प्रणाली फ्लैंडर ने विकसित की। अब ये जो शाब्दिक व्यवहार पर आधारित जो प्रणाली है, ये कक्षा के अंतर्गत जो भी घटना चल रही है उसका निरीक्षण क्रमबद्ध तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से करती है। और ये जो प्रणाली है इसी को हम फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली कहते हैं। अब ये प्रणाली कैसे हुई, कब आई, तो अब इसके लिए समझिए कि जैसे 5 वर्षों तक 1955 से 1960 तक जो फ्लैंडर थे और उनके जो साथी थे, उन्होंने कक्षाओं में जो अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य अंतःक्रिया जो हो रही है
इसका उन्होंने अध्ययन किया और फिर मूल्यांकन किया। मतलब पहले उसको समझा, फिर उसका मूल्यांकन किया और एक रिजल्ट तक निकले, यानी निष्कर्ष तक निकले। और इसी को हम लोग फ्लेंडर का अंतःक्रिया विश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अभी प्रणाली नहीं बनी है, अभी इसको हम लोग केवल अंतःक्रिया विश्लेषण, यानी क्या इन्होंने विश्लेषण किया, जो क्रिया अंतःक्रिया चल रही है उसका क्या विश्लेषण किया, तो फ्लेंडर का अंतःक्रिया विश्लेषण के नाम से जानते हैं। तो 1960 में फ्लेंडर ने एक मनोवैज्ञानिक मॉडल को विकसित किया, और ये जो मनोवैज्ञानिक मॉडल विकसित किया इसी को हम लोग फ्लेंडर्स का अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं, पहले सारी चीज़ें मैं पढ़ देती हूँ ताकि आसान हो जाए आपके लिए समझना। तो फ्लेंडर के अनुसार शिक्षक और छात्र के बीच चलने वाली अंतःक्रिया है। कक्षा में शिक्षण के समय शिक्षक अनेक व्यवहार करता है, अर्थात शिक्षक कक्षा की परिस्थिति के अनुसार कथनों के सहारे अपनी पाठ्य वस्तु को पूरा करता है। साथ ही छात्रों के प्रश्न और उत्तर देने का काम भी चलता रहता है। अतः स्पष्ट है कि शिक्षक और छात्र के बीच अंतःक्रिया चलती रहती है। आगे लिखेंगे, फ्लेंडर की प्रणाली का संबंध केवल कक्षा में हुई शाब्दिक अंतःक्रिया से है। अंतः 2 बार लिखा गया है, तो इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। आगे इसमें है, इसका तात्पर्य है कि इस प्रतिमान में शिक्षक और छात्रों के मध्य चलने वाली शाब्दिक परस्पर क्रिया को अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि इसका निरीक्षण और मापन किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार की विशिष्ट शोध क्रिया है, जिसकी सहायता से कक्षागत सभी व्यवहारों तथा क्रियाओं का निरीक्षण, अंकन और विश्लेषण किया जाता है। अब इस चीज़ को देखिए समझते हैं। तो फ्लेंडर ने, देखिए मैंने अभी ऊपर बताया कि फ्लेंडर ने बताया कि जो शिक्षण है वो शिक्षक और छात्र के बीच चलने वाली अंतःक्रिया है। तो ये यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि जब शिक्षण हो रहा होता है तो उस टाइम यानी उस वक्त शिक्षक जो है अनेक व्यवहार करता है, और वो व्यवहार कक्षा की परिस्थिति के अनुसार वो करता है, और कक्षा की जैसे परिस्थिति होती है वो उसके सहारे यानी कथनों के सहारे यानी शाब्दिक जो है मतलब शाब्दिक जो है प्रतिक्रिया करता है, कथनों के सहारे अपनी पाठ्य वस्तु को पूरा करता है, और उसी वक्त वो छात्रों से प्रश्न पूछता है और छात्रों से उत्तर की मांग भी कर रखता है। तो जो है कहीं ना कहीं शाब्दिक अनुक्रिया चल रही होती है और शिक्षक और छात्र के मध्य। तो ओवरऑल यही है कि जो ये फ्लेंडर का जो प्रणाली है इसका संबंध केवल जो कक्षा के दौरान शाब्दिक अंतःक्रिया चल रही होती है उससे होता है, इसका तात्पर्य। तो उन्होंने ये कहा है कि इस मॉडल में शिक्षक और छात्रों के मध्य चलने वाली जो अशाब्दिक परस्पर क्रिया है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसी का निरीक्षण भी कर सकते हैं, इसका जो है हम मापन कर सकते हैं। क्योंकि अशाब्दिक अगर क्रिया चल रही है, जैसे अध्यापक ने सर हिला दिया, तो आप उसका आकलन या मापन नहीं कर सकते कि वो क्या कहना चाह रहा है, कितना सही है कितना गलत। आप मापन देखिए नहीं कर सकते हैं, आप मापन केवल उसी का कर सकते हैं जो शाब्दिक होंगे। शाब्दिक अंतःक्रिया का ही जो है हम निरीक्षण कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में बस वही चीज़ है कि हम कह सकते हैं कि जो ये मतलब यह एक प्रकार की विशिष्ट शोध क्रिया होती है, क्योंकि जिसकी सहायता से जो कक्षागत सभी व्यवहार और क्रियाएं हैं उसका हम लोग निरीक्षण कर सकते हैं, अंकन कर सकते हैं और विश्लेषण भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली, कि इसमें जो शाब्दिक अंतःक्रिया चल रही होती है कक्षा के दौरान इसको ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि इन्हीं क्रियाओं का जो है हम लोग मापन और निरीक्षण कर सकते हैं, अशाब्दिक क्रिया का नहीं कर सकते। तो आई होप कि यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि क्या है ये फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली। तो बात करते हैं फ्लेंडर की 10 वर्ग प्रविधि कि आखिर है क्या। इन्होंने जो ये शाब्दिक व्यवहार चल रहा होता है इसी को देखिए उन्होंने 10 भागों में बांटा है। उन 10 भाग जो हैं वो 3 भागों से होकर गुजरते हैं। तो इसीलिए आगे यहाँ पे लिखा गया है कि फ्लेंडर ने इस प्रविधि में कक्षा में होने वाली सभी शाब्दिक व्यवहार को प्रमुख रूप से 3 भागों में विभाजित किया। यानी ये 3 भाग से होते हुए फिर ये 10 वर्ग या भाग में बटेंगे। तो ये पहले ये प्रमुख 3 भाग क्या है, शिक्षक कथन, छात्र कथन, तीसरा मौन या विभ्रांति। तो पहला हम शिक्षक कथन देखते हैं। तो शिक्षक कथन के नाम से देखिए स्पष्ट हुआ कि इसमें जो बोल रहा है या जो एक्टिविटी हो रही है, जो क्रियाएं हो रही है वो कौन कर रहा है, शिक्षक। यानी इसमें मुख्य किरदार किसका है, शिक्षक का हो रहा है। तो इसको आप इस तरह समझ लीजिएगा। तो लिखेंगे इसमें क्या, शिक्षक द्वारा कक्षा शिक्षण के दौरान जो कुछ भी कार्य या क्रियाएं की जाती है उसे शिक्षक कथन में रखा जाता है। यानी कक्षा के दौरान जो कुछ भी कार्य हो रहा है या जो भी कुछ क्रिया हो रही है शिक्षक द्वारा हो रही है तो उसे हम शिक्षक कथन में रखेंगे।
आगे है कि मूल रूप से कक्षा में शिक्षण करते समय शिक्षक की वे सभी अनुक्रियाएं जो कि शाब्दिक व्यवहार के रूप में होते हैं उन्हें ही शिक्षक कथन में कहा जाता है। यानी देखिए, अब हमने ये कह दिया कि कक्षा शिक्षक के दौरान जो भी कार्य क्रियाएं शिक्षक करता है वो शिक्षक कथन में होंगे। तो अशाब्दिक भी हो सकता है, शाब्दिक भी हो सकता है। तो हम किसको यहाँ पे रखेंगे? हम केवल उन सभी अनुक्रियाओं को रखेंगे जो कि शाब्दिक व्यवहार के रूप में होते हैं। यानी जो शब्द शाब्दिक अंतःक्रिया चल रही होती है, शब्दों के माध्यम से जो अनुक्रिया हो रही है अध्यापक की, वो ही शिक्षक कथन में आएंगे। आगे है, इसमें केवल शाब्दिक व्यवहार सम्मिलित किया जाता है, तो वही कि शाब्दिक व्यवहार ही शामिल होता है इस वाले कथन में। तो अब फ्लैंडर ने शिक्षक कथन को 7 वर्गों में बांटा है और इसको भी 2 भागों में फिर से विभाजित किया है। यानी पहले तो ये 3 भाग में बढ़ गए, तो टोटल 10 वर्ग होती है, जिसमें से कि जो 7 होती है, 7 जो वर्ग होते हैं वो इस शिक्षक कथन में होते हैं। और ये 7 वर्ग को भी हम 2 भागों में मतलब समझ सकते हैं। ये 7 वर्ग भी 2 भागों में बटे हैं। पहला हमारा हो जाएगा अप्रत्यक्ष व्यवहार या अप्रत्यक्ष वर्ग, दूसरा हमारा हो जाएगा प्रत्यक्ष व्यवहार या प्रत्यक्ष वर्ग। अब अप्रत्यक्ष व्यवहार क्या है और प्रत्यक्ष व्यवहार क्या है उसको समझ लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे अप्रत्यक्ष शिक्षक व्यवहार। तो अप्रत्यक्ष वर्ग में शिक्षक अप्रत्यक्ष रूप से अधिगम की प्रक्रिया आगे बढ़ाता है। मतलब इसमें जो अधिगम चल रहा है, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया जो चल रही है, वो अप्रत्यक्ष रूप से आगे बढ़ाई जा रही है। अब इसके अंतर्गत निम्न कार्य व्यवहार आते हैं। मतलब इसके अंतर्गत देखिए अध्यापक क्या क्या कार्य व्यवहार करता है। पहला, छात्रों की अनुभूति को स्वीकार करना, यानी इसमें जो छात्र की अनुभव है उसको स्वीकारता है। दूसरा है छात्रों की प्रशंसा तथा प्रोत्साहित करना, यानी छात्रों की जो प्रशंसा करता है जिससे कि उन्हें प्रोत्साहन मिले, तो छात्रों को प्रोत्साहित करना और छात्रों की प्रशंसा करना इसके अंतर्गत हो जाएगा। तीसरा है छात्रों के विचारों को स्वीकार करना तथा उपयोग करना, यानी छात्र कुछ कह रहे हैं तो उनके जो विचार है उसको अध्यापक स्वीकारता है और उसका उपयोग, जैसे कोई एग्जाम्पल में जैसे छात्र की कोई विचार को मतलब उसने स्वीकारा, फिर किसी उदाहरण में उसका उपयोग भी कर सकता है अध्यापक। चौथा है छात्रों से प्रश्न पूछना। मतलब इसमें अध्यापक छात्रों से कुछ प्रश्न पूछता है। तो ये 4 तरह के व्यवहार जो हैं वो अप्रत्यक्ष शिक्षक व्यवहार के अंतर्गत आएंगे। अब दूसरा है प्रत्यक्ष। अब देखिए इसको भी हम डिटेल में जाएंगे समझने। अब अभी यहाँ पे इसको डिटेल में नहीं समझा रही हूँ मैं हर पॉइंट को, क्योंकि वीडियो मैं नहीं चाहती कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो, ठीक है। तो इसको भी समझाना आगे है ही, तो फिर अभी बस इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए। अब बात करते हैं जो बी हमारा है प्रत्यक्ष शिक्षक व्यवहार। तो प्रत्यक्ष वर्ग में शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आगे बढ़ाता है। इसके अंतर्गत निम्न कार्य व्यवहार आते हैं। व्याख्या देना, पहला व्याख्या देता है, दूसरा निर्देश या आज्ञा देता है, तीसरा आलोचना करता है तथा अधिकार दिखाता है। यानी इसमें जो अध्यापक है अब वो प्रत्यक्ष रूप से जो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया जो चल रही है वो प्रत्यक्ष रूप से आगे बढ़ाता है। जैसे कोई टॉपिक है तो उसके बारे में भाषण देना, यानी व्याख्या करके बताना। तो यहाँ पे शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से अधिगम को अपने आगे बढ़ा रहा है। किसी को आज्ञा देके या निर्देश देके कि तुम ये करो या तुम ये करो, और साथ ही साथ आलोचना करके कि अगर बच्चों की जहाँ पे जो चीज़ें बच्चों का जैसा है उसको उस तरह से उसकी आलोचना करना, या फिर अधिकार दिखा के जो है शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। तो अभी हम देखिए 4 उसमें हो गए, 3 इसमें, टोटल 7 हो गए। तो 7 वर्ग जो हमारे थे आपके शिक्षक कथन के अंतर्गत वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब बचे 3 और। तो दूसरा अब हम देखते हैं छात्र कथन। तो इसमें दिखेंगे कि छात्रों द्वारा कक्षा में प्रदर्शित शाब्दिक व्यवहार, क्रियाएं, अनुक्रियाएं छात्र कथन के अंतर्गत आते हैं। यानी इसमें जो शाब्दिक व्यवहार हो रहा है या क्रियाएं हो रही हैं, अनुक्रियाएं हो रही हैं, वो किसके द्वारा हो रही हैं? छात्रों के द्वारा। तो ये छात्र कथन के अंतर्गत आएंगे। अब इस कथन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला छात्र कथन अनुक्रिया, बी छात्र कथन सोपक्रम। तो अब इसको भी समझ लेते हैं। तो छात्र कथन अनुक्रिया में लिखेंगे कि शिक्षक की क्रिया, निर्देश तथा प्रश्नों का छात्रों द्वारा उत्तर देना इसमें आता है। यानी अगर शिक्षक कुछ पूछ रहा है, कुछ निर्देश दे रहा है, तो उसका जो मतलब कुछ क्रिया निर्देश कर रहा है या उसका जो उत्तर है छात्र जो देते हैं वो इसके अंतर्गत आता है। तो शिक्षक कुछ भी प्रश्न पूछता है, अगर छात्र उसका उत्तर देते हैं तो वो छात्र क्रिया अनुक्रिया के अंतर्गत आएगा। बी छात्र कथन सोपक्रम।
इसमें छात्र स्वयं वार्ता के लिए पहल करता है, वो प्रश्न पूछता है, स्पष्टीकरण मांगता है और अपने विचार प्रस्तुत करता है। अभी क्या था कि शिक्षक कुछ प्रश्न पूछ रहा था बच्चों से, तब बच्चे उसका रिप्लाई दे रहे थे। अब क्या रहा है, इसमें बच्चा ही खुद पहल कर रहा है, यानी बच्चा ही खुद चीज़ों को पूछ रहा है, किसी टॉपिक के बारे में स्पष्टीकरण मांग रहा है या अपने विचार किसी टॉपिक पे रख रहा है। तो यहाँ पर अनुक्रिया छात्र खुद जो कर रहा है वो स्वयं के मतलब स्वयं कर रहा है, स्वयं ही पहल कर रहा है उस चीज़ के लिए। तो ये हमारा ये हो जाएगा कि छात्र कथन सोपक्रम के अंतर्गत। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। एक में शिक्षक प्रश्न पूछेगा या कुछ एक्टिविटी करेगा, उसके मतलब रिप्लाई में छात्र उत्तर देता है, तो वो छात्र कथन अनुक्रिया। अगर छात्र खुद से पहल करके प्रश्न पूछे, स्पष्टीकरण मांगे या विचार रखे, तो वो छात्र कथन सोपक्रम हो जाएगा। तीसरा आता है मौन या विभ्रांति। इसमें लिखेंगे, अनेक बार कक्षा में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब सभी छात्र एक साथ बोलने लगते हैं और निरीक्षक यह निर्णय नहीं कर पाता है कि कक्षा में कौन बोल रहा है। इस स्थिति में कक्षा में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है और कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी उत्पन्न हो जाती है कि कोई भी नहीं बोलता है, अर्थात किसी भी प्रकार की शाब्दिक अंतःक्रिया नहीं होती है, जिसका तात्पर्य है कि पूरी कक्षा मौन हो जाती है। तो यहाँ पर एक कंडीशन आपका जो है भ्रांति का है और एक कंडीशन मौन का। यानी देखिए, आप भी जानते हैं कि जब कक्षा में अगर बहुत सारे लोग एक साथ बोलने लगते हैं तो जो शिक्षक है वो भी नहीं समझ पाता है कि कौन बोल रहा है, तो उससे कक्षा में जो है अशांति सा माहौल उत्पन्न हो जाता है, अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है उस टाइम। और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी कक्षा ही शांत हो जाती है, बिल्कुल शून्य रह जाती है, शून्य पड़ जाती है, कोई शाब्दिक अंतःक्रिया नहीं होती। तो ये मौन वाली कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, सभी लोग मौन हो जाते हैं इसके अंतर्गत। तो 7 आपके शिक्षक कथन में, 2 आपके देखिए ए और बी छात्र कथन अनुक्रिया, छात्र कथन सोपक्रम आपके छात्र कथन में, और ये हमारा तीसरा मौन या विभ्रांति। तो ये टोटल 10 वर्ग हैं। अब इसी 10 को हम लोग जो है एक चार्ट पेपर में समझेंगे और उसके बाद उसका डिटेल देखेंगे। तो आगे लिखेंगे हेडिंग में कि फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण सारणी। तो सारणी क्या है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, फ्लैंडर के उक्त संपूर्ण विश्लेषण को निम्नांकित सारणी में संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित किया जिसमें उन्होंने शाब्दिक व्यवहार के 10 वर्गों को अंकित भी किया, जो इस प्रकार है। यानी जो 10 वर्ग में उन्होंने डिवाइड किया था शाब्दिक व्यवहार को, वो जो है यहाँ पर एक सारणी में जो है शो हो रहा है। वो सारणी यहाँ पे आपको दिख रही होगी, वो कुछ इस प्रकार से पूरी कंप्लीट सारणी है। तो एक तरफ यहाँ व्यवहार है, फिर क्रियाएं हैं, फिर वर्ग है। तो आप शिक्षक कथन में देखिए अप्रत्यक्ष अनुक्रिया, प्रत्यक्ष अनुक्रिया। तो आप देख सकते हैं, पहला वर्ग में भावनाओं को स्वीकार करना या अनुभूति स्वीकृति, दूसरा प्रशंसा या प्रोत्साहन, तीसरा छात्रों के विचारों का स्वीकरण एवं उपयोग, चौथा प्रश्न पूछना, पांचवा आपका व्याख्यान वक्तव्य जिससे हम लिख सकते हैं भाषण देना, छठा है निर्देश अथवा आदेश देना, सातवां आलोचना करना या अधिकार दिखाना। तो ये आपके 7 जो वर्ग हैं वो आपके शिक्षक कथन में हो जाएंगे। फिर छात्र कथन में देख लेते हैं, तो इसमें हमारा हो जाएगा 8वां पॉइंट कि अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का छात्रों द्वारा उत्तर देना। दूसरा फिर 9वां हो जाएगा छात्रवार्ता पहल करने के रूप में। यानी इसी को देखिए आप इस तरह समझिए कि छात्र जो है अध्यापक पूछे तब छात्र उत्तर दें, तो वो आपका पहला 8वां हो जाएगा। जब छात्र खुद से पहल करके चीज़ों को पूछे, स्पष्टीकरण मांगे, तब वो आपका 9वां हो जाएगा। फिर हमारा व्यवहार में मौन या विभ्रांति, तो उसमें वर्ग में हो जाएगा खामोशी यानी मौन अथवा भ्रम। तो ये 10 वर्ग में उन्होंने जो है शाब्दिक व्यवहार को डिवाइड किया है। अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा इस डिटेल सबके बारे में देख लेते हैं। तो लिखेंगे फ्लैंडर के इन 10 वर्गों का स्पष्टीकरण। फ्लैंडर ने इन 10 वर्गों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। पहला, अनुभूति स्वीकृति। तो इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत छात्रों के भावनाओं तथा अनुभूतियों को सहज रूप से शिक्षक स्वीकार करता है। यह नकारात्मक, स्वीकारात्मक, भविष्य कथन के रूप में भी हो सकती हैं। यानी छात्र की कुछ भावनाएं या छात्र की कुछ अनुभूतियाँ हैं जो छात्र रखता है शिक्षक के समक्ष, तो शिक्षक उनको स्वीकार करता है। अब छात्र की ये भावनाएं नकारात्मक, मतलब जो भी भावनाएं या अनुभूतियाँ हैं वो नकारात्मक भी हो सकती हैं, स्वीकारात्मक भी हो सकती हैं, या भविष्य कथन के रूप में, मतलब किसी भी तरह हो सकती हैं, जिसको कि अध्यापक स्वीकार करता है छात्रों की भावनाओं और अनुभूतियों को। तो इसीलिए इसे हम अनुभूति स्वीकृति कहते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है प्रशंसा या प्रोत्साहन। तो इसमें शिक्षक छात्रों को उनकी क्रिया के अनुसार प्रशंसा या प्रोत्साहन देता है। मतलब जिस तरह भी छात्र एक्टिविटी कर रहे हों, जो भी क्रिया कर रहे हों, शाब्दिक अंतःक्रिया जो भी चल रही है शिक्षक और छात्र के समक्ष मध्य, तो उसमें शिक्षक क्या करता है कि जिस तरह की भी क्रियाएं छात्र की होती हैं उसके हिसाब से उनकी प्रशंसा या प्रोत्साहन करता है। ठीक है,
तीसरा है विचार स्वीकृति एवं उपयोग। तो इसमें शिक्षक छात्रों के विचारों को स्वीकार करता है तथा उसका उपयोग भी करता है। यानी शिक्षक जो है छात्र के क्या विचार हैं उसको सुनता है और उसको स्वीकारता है, और कभी कभी किसी कंडीशन में हो सकता है कि उन विचारों का उपयोग भी हो तो वहाँ पर उपयोग भी करता है। चौथा है प्रश्न पूछना। इसमें शिक्षक के पूछे समस्त प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। इस वर्ग के अंतर्गत वे प्रश्न आते हैं जिसके उत्तर छात्रों को देना आवश्यक है। यानी जैसे अध्यापक कुछ पढ़ा लिया या कुछ भी टॉपिक चल रहा है तो शिक्षक कुछ प्रश्न पूछता है जिसका कि बच्चे जो है उत्तर देते हैं। तो इस वर्ग के अंतर्गत जो है शिक्षक के पूछे समस्त प्रश्नों को जो है सम्मिलित किया जाता है। इसमें वो मतलब इस वर्ग के अंतर्गत वे प्रश्न आते हैं जिसका कि उत्तर बच्चों को देना बहुत आवश्यक मतलब आवश्यक माना जाता है कि बच्चों को इसका उत्तर देना ही है। पांचवा है व्याख्या करना अथवा भाषण देना। तो इस वर्ग के अंतर्गत शिक्षक विद्यार्थियों को सूचना, ज्ञान और विचार देने के लिए व्याख्या करता है अथवा भाषण देता है। यानी अब शिक्षक जैसे कुछ भी टॉपिक पढ़ाना है या कोई किसी चीज़ के बारे में बताना है या किसी चीज़ की सूचना देनी है, ज्ञान देना है या विचार देना है किसी चीज़ के बारे में, तो उस चीज़ के लिए शिक्षक जो है विद्यार्थियों के लिए उस चीज़ की व्याख्या करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि भाषण देता है। यहाँ पे फिर छठा हो जाएगा निर्देश देना या आदेश देना। तो इस वर्ग के अंतर्गत शिक्षक छात्रों को आवश्यक अनुदेश तथा निर्देश प्रदान करता है। जैसे पुस्तक खोलकर पढ़ने, लिखने आदि चीज़ों के लिए शिक्षक छात्रों को निर्देश देता रहता है। इस वर्ग की क्रियाएं छात्रों के व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करती हैं। यानी जैसे अध्यापक ने कोई आदेश दे दिया कि अभी सारे बच्चे किताब खोल के बैठ जाएँ, अभी सारे बच्चे जो है इस चीज़ को लिख लें, तो निर्देश देता है और जो है बच्चा उसको फॉलो भी करता है। तो यहाँ पर जो बच्चों की व्यवहार है वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है, क्योंकि वो आदेश को मानता है। शिक्षक की जो भी आदेश है या निर्देश है या अनुदेश है उसको वो सुनता है और उसको फॉलो करता है। सातवां हमारा है आलोचना करना तथा अधिकार प्रदर्शन। तो इस वर्ग के अंतर्गत शिक्षक छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए आलोचना का प्रयोग करता है तथा अनुचित व्यवहार रोकने के लिए अधिकार प्रदर्शित करता है। जैसे शिक्षक का यह कहना है मैं तुम्हें कक्षा से बाहर निकाल दूंगा, कक्षा से बाहर चली जाओ, शांत हो जाओ, आपस में बात मत करो इत्यादि। यानी ऐसा होता है ना, देखिए आप भी जानते हैं कि जब आप या तो आप एज ए स्टूडेंट मान लीजिए, एज ए टीचर मान लीजिए आप खुद को कि आप जैसे टीचर मान लीजिए आप कक्षा में गए, बच्चे वहाँ पे कोई बहुत पढ़ाने मतलब हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे बात कर रहे हैं, या फिर कोई बच्चा कुछ गलत काम कर दिया, कोई चोरी, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी जो कि अनुचित व्यवहार के अंतर्गत आती है, तो अध्यापक क्या करता है उसकी आलोचना करता है। मतलब व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए आलोचना का प्रयोग करता है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, मतलब अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ मैं गलत कर दूंगा, मतलब आपको मैं जो है क्लास के बाहर निकाल दूंगा, या फिर मैं आपको डांट रहा हूँ कि आप कक्षा से बाहर चले, मतलब यही सब करना है तो क्लास में क्यों बैठे हो, क्लास के बाहर चले जाओ, ऐसा शिक्षक कहता है ना इस तरह का। तो ये क्यों कहता है, ताकि जो भी बच्चे की अनुचित व्यवहार है उसको वो रोक सके और इसके लिए वो अधिकार भी प्रदर्शित कर सकता है। जैसे अगर बच्चा बातें कर रहा है तो शांत हो जाओ, आपस में बात मत करो तुम लोग, ऐसे कहते हैं ना अध्यापक। तो अधिकार भी प्रदर्शित करना और अनुचित व्यवहार को रोकने के लिए कुछ जो है इस तरह के आलोचना का प्रयोग करना। तो एक हमारा ये पॉइंट हो गया। अब हमारा 8वां पॉइंट है छात्रों द्वारा उत्तर देना। इसमें लिखेंगे इस वर्ग के अंतर्गत शिक्षक की क्रिया, निर्देश तथा प्रश्नों का छात्रों द्वारा उत्तर देना आता है। अर्थात जब शिक्षक छात्र से प्रश्न पूछता है तब छात्र उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। यानी वही था 8वां पॉइंट कि इसमें शिक्षक प्रश्न पूछता है और छात्र जो है उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो ये छात्रों द्वारा उत्तर देना 8वां पॉइंट हो जाएगा। 9वां है छात्र वार्ता पहल करने के रूप में। तो इसको देखिए मैंने समझाई दिया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाना है, अभी पीछे ही समझाया था। यानी इसमें जो है छात्र खुद पहल करता है चीज़ों को पूछने के लिए, स्पष्टीकरण मांगने के लिए या फिर अपने विचार रखने के लिए खुद पहल करता है। तो लिखेंगे इस वर्ग में छात्र स्वयं वार्ता के लिए पहल करता है, वह प्रश्न पूछता है, स्पष्टीकरण मांगता है, अपने विचार भी प्रस्तुत करता है। ठीक है। 10वां है मौन या भ्रम। तो जो बची हुई क्रिया किसी वर्ग में नहीं आती वो इस वर्ग में आती है। इस वर्ग में जब कक्षा कक्ष के दौरान बहुत सारे लोग एक साथ बोलने लगते हैं या सब चुप हो जाते हैं तो ऐसी दशाएं इस वर्ग में आती हैं। तो वही मैंने बताया, जब एक साथ कई सारे मतलब बहुत सारे लोग बोलने लगे तब भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। समझ नहीं आता कि कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, और या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि सभी लोग चुप हो जाते हैं तो वहाँ पर मौन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं फ्लैंडर के अंतःक्रिया विश्लेषण की विशेषताएं। तो पहला है कि इसमें पृष्ठ पोषण की व्यवस्था होती है,
वही जब क्योंकि अंतःक्रिया हो रही है तो शिक्षक कुछ पूछ रहा है, बच्चे उसका जवाब दे रहे हैं, तो यहाँ पे फीडबैक की जो व्यवस्था है वो देखने को मिलती है। दूसरा है कक्षा शिक्षण के मूल्यांकन की यह विश्वसनीय विधि है। कक्षा शिक्षण के दौरान क्योंकि शाब्दिक अंतःक्रिया हो रही है तो उसका मूल्यांकन भी हो सकता है, तो मूल्यांकन की यह विश्वसनीय विधि है। तीसरा है यह वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ विधि है, क्योंकि इसका मूल्यांकन हो रहा है, मापन हो रहा है, निरीक्षण हो रहा है, तो ये वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि मानी गई है। चौथा है यह सूक्ष्म से सूक्ष्म कक्षा व्यवहार का निरीक्षण करने में समर्थ है, यानी छोटी से छोटी चीज़ें जो कक्षा व्यवहार के अंतर्गत चल रही हैं उसका निरीक्षण भी किया जा सकता है। पांचवा है इसमें शिक्षक अपने व्यवहारों में परिवर्तन लाकर शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है, यानी ये शिक्षक क्लास में मतलब बच्चों के हिसाब से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, तो जो है शिक्षण जो है काफ़ी प्रभावशाली बनता है इसके अंतर्गत। अगला हमारा है कक्षा में यह विधि शिक्षक के व्यवहार का वस्तुनिष्ठ ढंग से निरीक्षण करती है, यानी शिक्षक किस तरह से कक्षा में व्यवहार कर रहा है इसका निरीक्षण भी कहीं ना कहीं वस्तुनिष्ठ तरीके से किया जा सकता है, यानी एग्जैक्ट तरीके से किया जा सकता है। इसका मतलब आप इस तरह समझिए। सातवां हमारा है विभिन्न शोध कार्यों में यह बहुत लाभकारी सिद्ध होता है, यानी अगर शोध कार्य की बात करें कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, यानी शोध मतलब क्या, खोज किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं, तो जो शोध कार्य है उसमें भी यह काफ़ी लाभकारी सिद्ध होती है। आठवां है शिक्षक तथा शिक्षण दोनों में सुधार यह विधि लाती है, चाहे शिक्षक हो चाहे शिक्षक जिस तरह का शिक्षण बच्चों को दे रहा है, तो शिक्षक की जो विधि है और शिक्षक दोनों में यह सुधार लाने में काफ़ी मदद करती है यह विधि। नौवां है कृत्रिम वातावरण में इसका प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अगर हम एक कृत्रिम माहौल बना दें, वहाँ पे इसको अप्लाई करें, तो इसका प्रयोग काफ़ी सफलतापूर्वक हम कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया इसकी विशेषताएं। अब इसकी देख लेते हैं सीमाएं, क्योंकि ये बार बार पूछा नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि अगर फ्लेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं तो पूरा डिटेल ही पढ़ लेते हैं ना, तो हमने यहाँ पे विशेषताएं और सीमाएं दोनों को रखा हुआ है ताकि फ्लेंडर वाला जो टॉपिक है वो पूरा ही क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर पहला जो लिखेंगे सीमाओं के अंतर्गत कि यह विधि कक्षा में केवल शाब्दिक व्यवहारों का अध्ययन करती है, अशाब्दिक व्यवहारों का नहीं। तो वही मैंने पहले बताया, शुरुआत में बताया था कि जो शाब्दिक व्यवहार अंतःक्रिया होती है केवल उसका ही अध्ययन इस विधि में होता है, अशाब्दिक व्यवहार का नहीं होता है। तो एक सीमा तो ये हो गई, यानी कमी हो गई। दूसरा है इस प्रणाली के प्रयोग में अधिक समय तथा शक्ति लगती है, तो इसमें जो है समय ज़्यादा व्यय होता है और एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, मतलब समय और एनर्जी दोनों बहुत ज़्यादा ही चला जाता है इस विधि का अगर हम प्रयोग करते हैं तो। तीसरा है इसमें प्रशिक्षित निरीक्षकों की आवश्यकता होती है, यानी जो निरीक्षण करता है, जो निरीक्षण करने वाला होता है वो ऐसा नहीं कि कोई भी इस विधि में जो भी जैसे हम कह रहे हैं ना कि जो शाब्दिक अंतःक्रिया हो रही है इसका मापन निरीक्षण सब हो सकता है, तो निरीक्षण ऐसा नहीं कि कोई भी कर ले, निरीक्षण करने वाला व्यक्ति जो है वो प्रशिक्षित होना चाहिए। तो हमें हमेशा प्रशिक्षित निरीक्षकों की आवश्यकता इस विधि के अंतर्गत पड़ती है, जो कि उपलब्ध आसानी से हो पाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसीलिए एक कमी इस यहाँ पर ये होती है कि ये इसके लिए हमें प्रशिक्षित निरीक्षक जो है लाने पड़ेंगे इसको, अगर हमें निरीक्षण करवाना है तो। चौथा है इस विधि में अनेक व्यवहार अनदेखे रह जाते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे व्यवहार हैं जो इस विधि में अनदेखा रह जाता है। हम इस विधि के अंतर्गत तो वही 10 जो व्यवहार है हमने वही देखा, बहुत सारे ऐसे व्यवहार हैं जो अभी भी अनदेखे रह गए हैं। पांचवा है इस विधि में छात्र कथन की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है तथा शिक्षक कथन की तरफ ज़्यादा। अगर आपने नोटिस किया होगा तो शिक्षक कथन में 7 वर्ग में है, जबकि छात्र कथन केवल 2 वर्ग में है। तो शिक्षक कथन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है और छात्र कथन पे कम ध्यान दिया जाता है, तो एक कमी यहाँ पर ये भी है। तो यहाँ पर 5 कमियाँ मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। आई होप कि इस मतलब आपके जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे, इतना इनफ है, क्योंकि ये आपसे पूछा नहीं है लेकिन मैंने अपनी तरफ से इसको यहाँ टॉपिक में ऐड किया है कि अगर इन फ्यूचर कभी पूछ भी देता है, चाहे इन शॉर्ट वाले क्वेश्चन में पूछ दे तो आप कर लें, और बाकी ये पूरा फ्लेंडर वाला टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने सब कुछ एक साथ ही करवा दिया है आपको। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, आपको समझ में आ गई हो सारी चीज़ें। अगर पसंद आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो आप लोग, यार कितना मेहनत लगता है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।